This is the second part of the social science chapter, क्लास 9 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि सोशल साइंस पढ़ना ही क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी सोशल साइंस, है ना। और हमने दो अपने डिसिप्लिन भी देख लिए थे। ठीक है, अब हमको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में। दिस टू सब्जेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, रादर दे आर द डिसिप्लिन्स, राइट, जिसमें हम रिसर्च अभी भी करते हैं और अभी भी हम अपने आसपास के फैक्ट्स, अपने आसपास की रिसर्च के डेटा जिसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, या फिर व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स टू स्टडी दिस, राइट। सो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊं कि इसका मेन जो मैं कहूँगी पर्सपेक्टिव क्या है, या फिर मेन इसकी नीड ही क्या है, वो है बस आपको इंटेलिजेंट बनाना, राइट। आपको ये बताना कि व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट, है ना। व्हाट आर योर राइट्स एंड व्हाट आर योर ड्यूटीज, यही बस इसका एक मेन मैं कहूंगी इसका सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, कि सबको पता चल जाए कि व्हाट आर देयर राइट्स एंड व्हाट आर नॉट देयर राइट। ठीक है, आजकल हम अपने आसपास बहुत ज्यादा देखते हैं, जब से स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, या फिर जियो की वजह से इतना ज्यादा इंटरनेट का कंजम्पशन बढ़ गया है, तो हम क्या देखते हैं अपने आसपास कि डिजिटल अरेस्ट, है ना। डिजिटल अरेस्ट आपने कई बार सुना होगा, कोई रैंडम सा इंसान पुलिस बन के फोन करता है और बताता है आपका बच्चा या आप ही डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो। ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि बैंक में कोई ओटीपी आया किसी रैंडम इंसान से, एंड ओटीपी शेयर कर दिया और हमारा बैंक खाली। ठीक है, तो ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज वी डोंट नो अबाउट अवर राइट्स, राइट, कि हमारा क्या करना हमारा राइट है, और मतलब कि कोई हमसे क्या करवा सकता है, क्या हमारा राइट है, या फिर क्या हमारी ड्यूटीज है। ठीक है, अगर किसी को भी डिजिटल अरेस्ट में ये पता है, किसी को भी ये पता है कि किसी को अरेस्ट करने के लिए उसके राइट क्या है ना, डिटेन्ड पर्सन के राइट क्या है, जो इंसान अरेस्ट हो रहा है उसके क्या राइट्स है, सो ही विल नेवर फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ डिजिटल अरेस्ट, राइट। अब हमको इसमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस की जो स्टार्टिंग फेज था, इनिशियल फेज था, वो स्टेट्स था। स्टेट मतलब कि हम एज सोसाइटी तो रह रहे हैं, है ना, पर इसमें किसी के पास तो पावर होगी ही। ठीक है, कोई किसी पे डोमिनेट करेगा, कोई किसी, अब किसके पास पावर है तो उसकी ड्यूटी कुछ बन जाएगी कि वो नॉर्मल लोगों को क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, या फिर जब भी कोई डिजास्टर आए तो नेचुरली प्रोटेक्ट करे उन लोगों को। ठीक है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आता है स्टेट का। ठीक है, फिर धीमे धीमे इवॉल्व करता है, तो उसमें गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो आप पढ़ते हैं लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और जो आजकल बहुत एक यूनिक टर्म चल रहा है, या फिर बहुत इंस्टाग्राम में इस चीज को वायरल करते हैं, सिविक सेंस, राइट। लोगों ने पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी ठीक से नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी उन्होंने इस चैप्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दी लाइफ में, इसीलिए सिविक सेंस खराब है। ठीक है, जिन भी कंट्रीज में पॉलिटिकल साइंस एज सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और इम्पोर्टेंट लिया जाता है, वहां के लोग का सिविक सेंस बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो अपना सिविक सेंस आप सुधार सके उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस जरूर ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, हाउ लॉज आर मेड, हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड हाउ सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। ठीक है, सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हमारे रूल बनकर हमको फॉलो करना है, वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नेंस, है ना। कोई भी वो रूल बनता है जो हमें पसंद नहीं है, या ऐसे कुछ लॉज पास होते हैं जो हमें लगता है कि सही नहीं है। ठीक है, सो हम प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? आप देखते होंगे न्यूज चैनल में कि कोई लॉ, या जैसे किसान बिल जब पास हुआ था, ठीक है, फार्म लॉज जब पास हुए थे, तो कितने सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए थे ना। तो प्रोटेस्ट करना आर देयर राइट, ठीक है, उनका राइट था, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो राइट के बारे में पता होना, अब उस प्रोटेस्ट में हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं हमने सारी रोड ब्लॉकेज कर दी है। ठीक है, हम आर्म्स का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे, गन्स का या फिर वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। सी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर ड्यूटी, और ये हमारा राइट नहीं है। ठीक है, राइट की भी बहुत डिफाइंड एक डेफिनेशन है, ये डिफाइंड उसका एक लिमिट है कि आप ज्यादा अपने राइट एंजॉय करने लग जाओगे तो किसी और का राइट हार्म होने लग जाएगा। ठीक है, तो स्टडिंग हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया एंड हाउ सिटीजंस चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि स्कोप यानी कि सब्जेक्ट मैटर इसका कितना वास्ट है, बहुत वास्ट है। आपने कई बार सुना होगा शायद अपने बड़े दीदी भाई भैया से कि मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, तो ये बस वही है कि पावर इम्बैलेंस का चीज है ना। पावर इम्बैलेंस क्या होता है, पावर शेयरिंग क्या होती है, वो सब आप अपने पॉलिटिकल साइंस की बुक में पढ़ेंगे। तो अब इसकी हम बात करते हैं कि स्कोप इसका कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है।
पहला है स्टडी ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट आप वो वाले स्टेट में समझिए जो हमारे कंट्री में स्टेट्स है ना, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को ही स्टेट बोला जाता है, ठीक है। अब स्टेट की भी बहुत डिफाइंड लैंग्वेज होती है कि पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए, पर्टिकुलर लेवल ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। तो उनको ही हम स्टेट कहेंगे। ऐसे ही नहीं कि हम किसी की कॉलोनी और हमको कोई स्टेट कर लिया जाएगा, नो। स्टेट के लिए भी कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स है जिन पे खरे उतरने के बाद ही कोई कंट्री एज अ स्टेट हमको दिखती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द ओरिजिन, नेचर, फंक्शन एंड पर्पस ऑफ द स्टेट। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग व्हाई द स्टेट प्रोवाइड सिक्योरिटी, जस्टिस एंड वेलफेयर सर्विसेज, राइट। क्योंकि हमारा स्टेट सॉवरेन है, सॉवरेन मतलब सुप्रीम पावर है स्टेट की हमारे ऊपर, ठीक है। तो उनकी ही ड्यूटी बन गई ना ये अब। पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पावर अकेले नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ लेकर आती है। तो हमको जस्टिस प्रोवाइड करना, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमें किसी पैंडेमिक या किसी नेशनल डिजास्टर पे सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब कुछ स्टेट का ही काम है, ठीक है। सेकेंड, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग की गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, डायरेक्टली इलेक्टेड हो गया या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी। हमारे जो हम एग्जीक्यूटिव्स देखते हैं या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देखते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। It examines the structure and functioning of government institution. Example, role of parliament, executive and judiciary in India. मैं आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है इंडिया में, या उनके लिए कुछ और प्रोसीजर है उनको सिलेक्ट करने का, ठीक है। जरूर से इसको आप सर्च करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं तो आगे आपको प्राइम मिनिस्टर वाले किसी पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। किसी भी कंट्री के बारे के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हमको समझना है कि किसी कंट्री में पॉलिटिक्स काम ही कैसे करती है, वहाँ पे लॉज कैसे बनते हैं, किसके पास पावर ज्यादा रहेगी, कौन किस पे चेक रखेगा, कौन किसको पावर बैलेंस कर रहा है। हमें जस्ट वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सिंगल पार्टी रूल होते हैं, यानी कि एक ही पार्टी रूल करेगी, ठीक है, जैसे चाइना। या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं कि मल्टीपल पार्टीज भी इलेक्ट कर सकती हैं या फिर मल्टीपल पार्टीज भी आ सकती हैं इलेक्शन में, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी स्टेट की बेसिक पॉलिटिक्स जो है वो हमको समझ में आ जाती है। स्पेशली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना वास्ट है, इन जितने भी उस समय वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमारे लीडर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उनको पढ़ के ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमारे कंटेक्स्ट में उसको सेट करा कि हमारी सोसाइटी में वो कैसे सेट हो पाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये सब हमको, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब हमको कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलते हैं। और कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है, जो कि देखिए आप जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। तो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम भी नहीं थे, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थे, तो ऑनलाइन बैंकिंग रिलेटेड क्राइम्स भी नहीं थे, ठीक है। या फिर इंटरनेशनली इतना ट्रेड नहीं होता था, इंटरनेशनली ट्रेड का भी इतना क्राइम नहीं होता था। तो अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदला जाता है। पर ऐसा तो नहीं कि हम उसको बिल्कुल ही पलटे दे रहे हैं, बिल्कुल बेसिक ही सब कुछ हटाए दे रहे हैं उसका। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोटेक्शन होती है, सुप्रीमली कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रोविजन का क्या मतलब है, उसको किस कंटेक्स्ट में कैसे यूज करा जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट में डिसाइड करता है, उसके ऊपर कोई नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक है। फिर है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इलेक्शन कैसे होंगे, पब्लिक ओपिनियन कैसे बन रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम कर रही है, प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम कर रहे हैं, एनजीओ कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हमको प्रोटेस्ट करना है, हम कैसे काम करेंगे, ऐसा पॉलिटिकली लीडर बन के काम करेंगे। तो उसके लिए भी हमको पॉलिटिकल साइंस के बारे में जरूर से पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोटेस्ट के लिए भी पॉलिटिकल प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में उठे 10 लोग और पॉलिटिकल प्रोसेस करने के लिए या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए, ठीक है। तो जनरल इलेक्शन एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच वी व्हाट इज स्टडीड इन पॉलिटिकल साइंस। फिर है स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे टैक्सेस लिए जाएंगे, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, या फिर स्कीम्स कैसी बनाई जाएंगी, वेलफेयर मैकेनिज्म कैसा चलेगा, ठीक है। गवर्नेंस कैसे रूल करेगा, किस स्टेट में कैसे पॉलिसीज बनानी है, इन सब के बारे में भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट स्टडीज हाउ गवर्नमेंट policies are made, how programs are implemented,
ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स है ना, हम मुद्रा स्कीम देखते हैं, और या फिर जल जीवन मिशन देखते हैं, या फिर हम देखते हैं आपकी बुक में पहले दिया था मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो ये वाकई में अप्लाई कैसे होगी, किस किस लेवल पे इनको अप्लाई करना पड़ेगा, वो सब भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं। ठीक है। अब है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स। सी, वी आर द पार्ट ऑफ वन वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर दें। ठीक है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से, इंटरनेशनल ट्रेड से, ग्लोबलाइजेशन से इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। ठीक है, तो किसी और कंट्रीज के लॉ भी हम पे बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट की यानी कि ट्रम्प जी की जो टैक्स पॉलिसीज है, या इंटरनेशनल ट्रेड को लेके जो पॉलिसीज है ना, वो जितना टैक्स लगा देते हैं, जितने ड्यूटीज लगा देते हैं अपने इम्पोर्टेड सामान में, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में, उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे ट्रेड किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी, हम जियो पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को हमेशा किसी न किसी लीडर से हम मिलते हुए देखते हैं। ठीक है, जिसका हमें बहुत रॉन्ग हम बनाते हैं अपने दिमाग में आइडिया कि ये तो घूम रहे हैं, या ही इज जस्ट स्पेंडिंग ऑन हिज लेजर। नो, ही इज डीलिंग विद पीपल, विद लीडर्स फॉर आर बेनिफिट। ठीक है, कि ताकि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड मजबूत हो सके, या फिर हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग मजबूत हो सके, हम भी कुछ इंटरनेशनली अपने ओपिनियंस रख पाए। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स, G20, यूनाइटेड नेशंस, WHO, इन सब को ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं। अब है स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इट इज सिमिलर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे पॉलिसीज बनेंगी और वो किस किस सेक्टर को इम्पैक्ट करने वाली है। ठीक है, जैसे मिड डे मील स्कीम बना था, मिड डे मील स्कीम था, तो उसमें एजुकेशन तो हो ही रही थी। ठीक है, एजुकेशन तो क्योंकि बच्चे आराम से आएंगे खाने के ही फेज में, लेकिन आएंगे वो, उनकी अटेंडेंस अच्छी होगी। अब स्कूल आ ही गए तो पढ़ तो वो लेंगे ही, यानी कि लिटरेसी लेवल भी धीमे 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 बढ़ने लग जाएगा। और जैसे जैसे मिड डे मील स्किल का फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा, यानी कि फूड वहाँ पे अच्छा मिलेगा, तो क्या होगा वहाँ पे उनकी हेल्थ के जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें नहीं मिल पाते हैं, वो भी उनको मिल जाएंगे, तो उनका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कोई पॉलिसीज किस किस सेक्टर में इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, वो भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब है इंटरकनेक्टेडनेस। मैंने आपको वैसे भी जो 2 पार्ट पढ़ाए उसमें भी बताया था, इसमें भी हमको कंटिन्यू करना है कि बाकी सब्जेक्ट्स यानी कि बाकी सोशल साइंसेस से पॉलिटिकल साइंस कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिस्ट्री इज मेयर लिटरेचर विदाउट पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हिस्ट्री में सिर्फ स्टोरीज ही हो जाएंगे अगर हम पॉलिटिकल साइंस में इनकलकेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड आइडियाज, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडिया क्या था, बेसिक नीड क्या थी, उसके लिए हमको कौन-कौन से एक्ट जो ब्रिटिश टाइम के थे, वो भी हमने यूज़ करे, और कौन-कौन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करे, किसने कितनी डिबेट करी, किसने कितने अपने आर्गुमेंट्स प्रेज़ेंट करे, वो सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के इंटर रिलेशन वाले पार्ट में ही पढ़ते हैं। ठीक है? जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ता है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, है ना? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज़ अ वे इट इज़ कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, राइट? सेकंड इज पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके इंटरनेशनल ट्रेड पे, और आपके इंटरनेशनल ट्रेड पे ही डिपेंड करेगा आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? कोई भी कंट्री लैंडलॉक कंट्री है, तो उसको हमेशा दिक्कत आएगी इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो वॉर चल रहा है ईरान में, ठीक है? क्यों हम देख रहे हैं प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि दैट इज द मेन रूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वो रूट ही ऐसा है कि वहां से ही मेजोरिटी इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट होता है। अब क्योंकि उस रूट पे लड़ाई चल रही है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में तकलीफ हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड उतनी स्मूथली रन नहीं कर पा रहा, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्यूल के प्राइसेस, फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। वी इंडियंस आर वेरी लकी दैट वी आर नॉट एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री, राइट? पर जो कंट्रीज एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट है किसी कंट्री पे, ठीक है, दे आर सफरिंग वेरी मच, एंड आई होप दिस वॉर सिचुएशन विल, है ना, जल्दी से सही हो जाए। ठीक है, तो इंडिया की भी लोकेशन बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती है ना। अगर इंडिया की लोकेशन इतनी अच्छी ना होती, तो कभी भी कॉलोनीज, हम कॉलोनाइजेशन का शिकार ना होते, और बाहर से कंट्रीज हमारी कंट्री में ना आती। ठीक है, फिर है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सी,
इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका जो बैकिंग है, उसका जो बेस है, वो पब्लिक पॉलिसीज ही है, ठीक है? कि आप देखते हैं कि टैक्स रेट बढ़ रहा है कि टैक्स रेट कम होगा, ठीक है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, कैसे सब्सिडीज हमें लानी है, या फिर हमें सब्सिडीज लानी है कि हमें स्किल डेवलपमेंट करना है उसकी जगह पे। तो ये सब के जो प्लान बन रहे हैं, ये सब जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये बैक्ड है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल प्रोसेसेस से, ठीक है? कुछ गवर्नमेंट्स क्या करती है, फ्री बीस में विश्वास रखती है, यानी कि जो हम मेजोरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स देखते हैं कि लोन को माफ कर देना, या फिर सब्सिडी दे देना, या फिर फ्री में कोई सर्विस प्रोवाइड कर देना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देना, वाटर फ्री कर देना, ठीक है? लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है, उनको इस सब चीजों के, मतलब मैं कहूँगी उनको ये सबका रिज़ल्ट भुगतना पड़ता है, और इसलिए वो उतना अच्छा शायद जितना अच्छा वो कर सकते हैं परफ़ॉर्म, उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो ये सब कैसे डिसाइड होगा कि फ्रीबीज़ देने हैं, कि हमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट करना है कि जिससे फ्रीबी देने की ज़रूरत ना है। फ्रीबी समझे कि किसी सर्विस को फ्री कर देना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देना, ठीक है? तो वो सब भी इकोनॉमिक डिसीजंस भी बहुत डिपेंड करते हैं कि पॉलिटिकल मोटिव्स क्या है। अगर पॉलिटिकल मोटिव है कि अगले साल इलेक्शन जीतना है, कुछ 5 साल बाद इलेक्शन जीतना है, तो ऑफ कोर्स फ्रीबीज़ बहुत मुश्किल आराम से बँटेंगी। और अगर मोटिव ये है कि नहीं, हमें डेवलपमेंट करना है, हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है, तो फ्रीबीज़ नहीं बटेंगी, और सब्सिडाइज़्ड रेट पे ही एटलीस्ट पर हमको सबका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई बिलीव, क्योंकि फ्री में तो जो चीज़ मिल जाए वो खराबी है, ठीक है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन टैक्सेशन, वेलफेयर इफेक्ट व्हिच अफेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? अब है कंटेम्परेरी रेलेवेंस क्या है इसका, यानी कि आज के टाइम में इसका क्या रेलेवेंस है, ठीक है? पहली बात तो डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, जो कि हम देख ही रहे हैं। डेमोक्रेसी तो है हमारे यहाँ, पर जो गुड गवर्नेंस वाला पार्ट है, ठीक है? कि इतनी स्मूथली पॉलिसीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। आज भी करप्शन में, आज भी लीकेजेस की वजह से एंड रिजल्ट तक काम नहीं हो पाता। पर कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आई हैं जिनकी वजह से बहुत मैसिव डिफरेंस हमको देखने को मिला है। उसमें से एक पॉलिसी है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। पहले क्या होता था? पहले फार्मर्स को अपने ऑफिसर के पास जाके अपने सब्सिडी वाला पैसा, या फिर जो उनको फ्लड के लिए पैसा मिला है कि फ्लड की वजह से आपकी क्रॉप्स खराब हो गई, उनके कंपनसेशन में आप ये पैसा ले लीजिए, वो उनसे लेना पड़ता था। अब उनसे लेना पड़ेगा तो वो थोड़ा रख भी लेंगे अपने पास और बचा हुआ पैसा देंगे। पर गवर्नमेंट क्या लेकर आई? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का एक मिशन, जिसमें डायरेक्टली बैंक में ही डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो बीच में जो लीकेज है ना, वो कम हो गया, ठीक है? और सबको बैंक के अकाउंट्स खुलवाना, ज़ीरो बैंक बैलेंस की से भी अकाउंट्स खुल जाना। तो ये सब क्या है? ये गुड गवर्नेंस का ही पार्ट है, ताकि करप्शन कम हो सके और जो लीकेजेस ऑफ रिसोर्सेज़ हैं, ये भी कम हो सके। अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है? सॉरी फॉर माय प्रोनंसिएशन। अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है इलेक्शन रिलेटेड रिफॉर्म्स, कि इलेक्शन में कैसे रिफॉर्म्स आने हैं। कोई क्रिमिनल तो कहीं इलेक्शन में आके नहीं खड़ा हो रहा है, या फिर जिस पे बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, कहीं वो तो नहीं हमारा एमएलए या एमपी बनने वाला है, ठीक है? या फिर किसी की करप्शन की हिस्ट्री रही है, या फिर किसी ने डिफेक्शन किया है। डिफेक्शन मतलब होता है जीतने के बाद, इलेक्टेड होने के बाद अपनी पार्टी को चेंज कर लेना, है ना? किसी लालच में। तो वो सब रिफॉर्म्स भी आते हैं ताकि इलेक्शन और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, ठीक है? प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आंसरेबिलिटी हमेशा बनी रहे। हम हमेशा अ, मतलब पावरफुल पोजीशन में रहें कि लोगों से, यानी कि लीडर से अपने आंसर की उम्मीद कर सकें, ठीक है? एड्रेसिंग इश्यूज सच एज करप्शन एंड सोशल जस्टिस। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सी, जैसे-जैसे हमारा कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है जो इंटरनेशनली सबको सफ़र नहीं करनी पड़ती, बी इट हेल्थ और बी इट एनवायरनमेंट रिलेटेड, ठीक है? तो ग्लोबल पॉलिटिक्स उस पे कैसे काम करेगी, आईएमएफ कैसे लोन प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड बैंक कैसे हम लोग को मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, वो सब कुछ भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो जिसमें एग्जांपल दिया होगा डिजिटल गवर्नेंस, वही डीबीटी वाला और ये बैंक अकाउंट्स वाला, एंड ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज हैव इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। अब लीकेजेस उतने होते नहीं, तो करप्शन थोड़ा सा लेवल में कम हो गया है, ठीक है? अब क्योंकि ऑफिसर से जाके आपको अपने रिसोर्सेज नहीं लेने पड़ते। अब हम पढ़ते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है, मतलब ये आपके सब्जेक्ट्स वाले जो पार्ट है, उसका लास्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है? इकोनॉमिक्स शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने 8th तक तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ही पढ़ा है। इकोनॉमिक्स इज द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम यू आर स्टडीइंग अबाउट, राइट? तो इकोनॉमिक्स है, इट इज बेसिकली स्टडीइंग, इट इज अ बेसिक स्टडी दैट हाउ द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। तो
स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ, यानी कि इतने रिसोर्सेज कम है, इनको हम एफिशिएंटली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कैसे यूज करेंगे कि इनका हम मैक्सिमम यूसेज कर पाए, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स कम है तो वो सब लोग तो इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते और बहुत फालतू में इसका इस्तेमाल हो नहीं सकता, जहां भी होगा तो वो कंट्री क्या होगी, डिप्रिशिएट कर जाएगी और ग्रोथ वहां पे अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, राइट। किसी की सैलरी 20,000 रुपीज है, पर 20,000 वाले तो खर्चे नहीं है ना, खर्चे तो उससे आगे हैं, ठीक है। यानी कि हमको ये आईफोन खरीदना है, हमको लैंड परचेस करना है, लिमिट अनलिमिटेड नीड्स है ना, हमको दुबई भी जाना है, हमको यहाँ भी रहना है, हमको एक घर भी चाहिए। तो उस 20,000 में आप कैसे उसको यूज करोगे कि मैक्सिमम आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। सी सेटिस्फैक्शन इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है ना, सेटिस्फैक्शन को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, पर इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जिसको हम यूटिल्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को भी मेजर करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम नंबर्स, राइट। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन, द कंजप्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स which are involved in exchange of goods and services, ठीक है। A family has limited income, वही वाला एग्जांपल, but have many needs, यानी कि फूड, एजुकेशन, हेल्थ, और उसमें कुछ ऐसे भी खर्चे जो हम मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे मूवीज या फिर आउटडोर ईटिंग या फिर घूमना, तो वो सब कैसे स्पेंड होगा उसके लिए भी हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। डिसाइडिंग हाउ मच मनी टू बी स्पेंड ऑन एनी सर्विसेज, वी डिसाइडेड विद द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स हम घर में ही ये सब कर रहे हैं पर हमको पता नहीं उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो वही है ये कि बजटिंग जो आप करते हैं उसको इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इसके ही अराउंड पूरा रिवॉल्व करेगा कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है, अब इसके बीच के जो डिसीजंस है वही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो कंजम्पशन पैटर्न, पहले कंजम्पशन हमें कैसे करना है, हमें पहले उन चीजों पे खर्च करना है जो हमारे लिए, मैं कहूँगी, बिल्कुल भी हम जिससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे हेल्थ या फिर फूड या फिर एजुकेशन, जिनके बिना तो हम नहीं रह सकते, तो उन पे पैसा खर्च करना। फिर बचा हुआ पैसा सेव करना या फिर उन आइटम्स पे खर्च करना जो हमारा शौक है, जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो कंज़म्पशन पैटर्न्स भी हम इसमें पढ़ते हैं। अब ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है। गवर्नमेंट के लिए भी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो उसे करने ही करने हैं, जो उन्हें करने ही करने हैं। जैसे लोगों को सैलरी देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना, ठीक है? जो भी हमारे एमपीज़, एमएलएज़ हैं, उनकी सैलरी आना, ठीक है? तो ये क्या है, उनकी ड्यूटी, इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी, राइट? तो वो खर्चे करना, फिर जो रिसोर्सेज बच जाए उससे इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना या फिर वेलफेयर पॉलिसीज लेकर आना। सेकंड है प्रोडक्शन, ठीक है। सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं हो रहा, प्रोडक्शन भी होता है सर्विसेज और गुड्स का, ठीक है। तो एज अ बिजनेस आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, कौन से गुड प्रोड्यूस करने वाले हो, एट व्हाट कॉस्ट, उसमें क्या लगेगी, और फिर एंड प्राइस उसका क्या होगा, ठीक है। कॉस्ट इज समथिंग, जो पैसा आपको लग रहा है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, है ना, जैसे लैंड का रेंट या फिर फैक्ट्री का कुछ आपको ईएमआई देनी पड़ रही है या फिर लोग को सैलरी देनी पड़ रही है वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर थिंग्स आर कॉस्ट, है ना। फिर एंड जो प्रोडक्ट होगा वो कितने प्राइस पे बिकने वाला है, उसका एंड प्राइस क्या होगा, तो उसके डिसीजन भी हम इसी इकोनॉमिक्स के बेसिस पे लेते हैं। स्टडीज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस यूजिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। यानी कि फार्मर्स कैसे व्हीट प्रोडक्शन, उनको कितना व्हीट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसमें क्या क्या उनको कॉस्ट लगेगा, उनको पानी लगेगा, है ना, और फर्टिलाइजर्स लगेंगे, सीड्स लगेंगे, तो वो कहाँ से आएंगे, उनका कॉस्ट क्या है, और जो उनका एंड रिजल्ट है क्या वो बेनिफिशियल होने वाला है या कि फिर या वो प्रॉफिटेबल होने वाला है, तो उसके लिए भी हम इसमें ही पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। थर्ड इज एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में वर्क करते हैं, ठीक है, आप पूरे इंडिया में किसी पर्टिकुलर एक ही कंट्री में अगर एक्सचेंज करेंगे तो वैल्यू बहुत ऊपर नीचे नहीं आएगी, लेकिन इंटरनेशनली मार्केट में जैसे हमको पता है डॉलर्स में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो वहां पे एक्सचेंज वैल्यू बहुत वर्क करती है, ठीक है। और जो नॉर्मल प्रोडक्शन और कंजम्पशन का ही जो बीच का एरिया होता है वही प्रॉफिट होता है किसके लिए, बिजनेसेस के लिए, यानी कि किस कॉस्ट पे हमने प्रोड्यूस करा था और किस पे जाके हमने उसको सेल करा है, किस प्राइस पे जाके सेल करा है, ठीक है। मान लीजिए हमको प्रोड्यूस करने में 10 रुपए लगे थे और बेचा हमने 15 रुपीज का है, तो जो बीच का 5 रुपीज है ना, वही तो होगा प्रॉफिट, और उस तभी तो चलेगा बिजनेस, तो इसको ही एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। स्टडीज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इन मार्केट, कंज्यूमर परचेजिंग प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड लोकल मार्केट्स। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल साइंस, बिकॉज इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है,
जो कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है। टॉप 1% होल्ड आई थिंक 16% ऑफ द वेल्थ, ठीक है। टॉप 1% एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। कि बहुत 1% लोग ही ज्यादातर वेल्थ को अक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं। देखिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं है, जो नीचे के लोग हैं, जो स्टार्टअप में नीचे आ रहे हैं इकोनॉमिक लेवल पे, उनको बहुत कम रिसोर्सेज में ही अपना काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इनकम और वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और इसी इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ही गवर्नमेंट जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनसे टैक्स लेती है, और जो लोग बेचारे नहीं कमाते उनको सब्सिडीज देती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, स्किल डेवलपमेंट के मौके देती है, और बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो वेजेस टू वर्कर, रेंट टू लैंड ओनर्स, इंडस्ट्री इंटरेस्ट टू लेंडर एंड प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर्स की इनकम डिस्ट्रीब्यूट। और इसमें एक और पार्ट भी आएगा जो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, कि आप अपना जो बिजनेस चल रहा है उसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, ठीक है। जैसे आपके यहाँ जो वर्कर है उसको आपको वेजेस देने पड़ेंगे, कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। जिस भी लैंड पे आप काम कर रहे हो, अगर वो आपका खुद का लैंड है तो वेरी गुड, तब तो टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा। प्लस जिनसे भी आपने पैसा लिया है बैंक के थ्रू या किसी इनफॉर्मल लेंडर के थ्रू, तो उनको इंटरेस्ट देना, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स को मिलना, और इस कभी अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो गवर्नमेंट उसको बैलेंस करने की भी कोशिश करती है, ठीक है। फिर है पब्लिक फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कैसे काम करेगा। रेवेन्यू इज व्हाट कम्स इन, यानी कि आप क्या पैसा कमा रहे हो, ये आपका रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंडिचर, दैट व्हाट यू आर, मतलब व्हाट यू आर गिविंग, या फिर आप खर्च क्या कर रहे हो, ठीक है। व्हाट यू आर स्पेंडिंग इन योर एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये पब्लिकली कैसे होता है, पब्लिकली रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, पब्लिकली एक्सपेंडिचर कैसे होता है, इस पे भी बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है। पब्लिक फाइनेंस इज इट सेल्फ मास्टर्स कोर्स है ना, पब्लिक फाइनेंस पे आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये, और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। मेजोरिटी बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, ठीक है। कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, वेरी गुड, तब तो क्या ही दिक्कत है, बढ़िया ही बढ़िया है। पर मेजोरिटी केसेस में उल्टा होता है, खर्चे बहुत ज्यादा है और रेवेन्यू कम हो रहा है, तो उसकी वजह से हमको लोन्स लेने पड़ते हैं, या फिर इंटरनेशनली हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पर आपको जो एक्सपेंडिचर है वो अगर ऐसे टर्म्स में होगा जो आगे और रेवेन्यू जनरेट करने वाला है तो बहुत अच्छा होगा, जिसको हम कहते हैं, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर पैसा खर्च कर दो, है ना, या फिर ये आपको आप अपना एसेट बना रहे हो एक तरह से, कि आपने आज एजुकेशन पे पैसा खर्च कर दिया, भले ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, पर कल को ये आपके लिए बहुत रेवेन्यू लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। या फिर हेल्थ पे पैसा खर्च कर दिया एज अ गवर्नमेंट, तो अगर आपके कंट्री के लोग हेल्दी रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना रोड और ये ट्रेन और एयरपोर्ट्स बनेंगे उतना स्मूथली बिजनेसेस रन करेंगे और रेवेन्यू अच्छे से जनरेट होगा। पर एक्सपेंडिचर होगा फ्री बीस में, यानी कि फ्री की बिजली बांट दो, फ्री का पानी दे दो सबको, ठीक है, या फिर सब्सिडी में सब कुछ कम कम रेट पे दे दो, तो फिर दिक्कत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये कोई एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये आपके लिए एक तरह से मुसीबत लेकर आ रहा है। अब लोगों को बैठने की आदत होगी कि हाँ चलो सरकार तो पैसा देगी देगी, हम क्या करें काम करके, ठीक है। ये पब्लिक फाइनेंस कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे ही नहीं, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लेते हैं, अपने जब घर की बजटिंग करते हैं तब भी लेते हैं, स्कूल्स में भी, हर इंस्टीट्यूशन में, बिजनेसेस में भी पब्लिक फाइनेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिर्फ ऐसा तो नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती जा रही है, जैसे हमारी कंट्री की जो हालत है आज, वो इसमें बहुत परफेक्टली फिट होती है, ठीक है। हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं, हमारी जीडीपी इतनी ग्रोथ कर रही है, और हम एकदम इकोनॉमी में सबसे आगे होने वाले हैं ना, डेवलप कंट्री को भी शायद मात दे दें हम, कुछ डेवलप कंट्रीज को में भी आगे हो जाए। पर क्या ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ है, कि आपके नंबर्स तो ग्रो कर रहे हैं, पर लोकल लिविंग स्टैंडर्ड क्या ग्रो कर पा रहा है, ठीक है। लोग तो अभी भी फुटपाथ पे सो रहे हैं, ठीक है, या फिर लोग तो अभी भी लिटरेट है, तो ये ग्रोथ नहीं, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, ये ग्रोथ है, आपके नंबर्स तो ग्रो कर रहे हैं, पर वो ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल्स की हालत क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ग्रोथ क्या है, कि ग्रोथ तो देखिए इन्फ्लेशन से भी हो सकती है। कोई प्रोडक्ट कल 10 रुपए का बिकता था, आज 20 रुपए का बिकता है, तो भी तो ग्रोथ हो गई है ना, तो भी तो लोग तो खरीदेंगे ही, कैसे भी खरीदें, तो भी तो ग्रोथ हो गई। तो वो ग्रोथ का बेस क्या है, वो हमको
ध्यान देना है। इसको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कहते हैं, ठीक है? कि नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ होगी कि रियल रियल जीडीपी ग्रोथ होगी। नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन काउंट नहीं करते, महंगाई नहीं काउंट होती। 10 रुपए की कल बिक रही थी, आज 20 रुपए में मिल गई, हो गई बढ़िया ग्रोथ 10 रुपए की। ये ग्रोथ नहीं हुई ना। रियल जीडीपी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, है ना? कि 10 रुपए का सामान आज भी 10 ही रुपए में बिक रहा है। पर क्या ज्यादातर लोग उसको खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? तो दैट इज व्हाट वी स्टडीड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, just like what we studied in political science and history and geography, कि internationally everything is connected, ठीक है? सब कुछ कनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनली हमारी जो तकलीफें हैं वो भी सब एक ही है। टेररिज्म एज इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी सब एक ही है। हेल्थ की प्रॉब्लम सब कुछ हमारे साथ एक ही जैसे चल रही है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा वो भी हमको उसमें पढ़ना रहता है। जो भी हम सुनते हैं ना, रुपीज डिप्रिशिएट कर रहा है, रुपीज एप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है? डॉलर डॉलर पावरफुल हो गया, रुपी थोड़ा सा नीचे हो गया, ये सब कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है? वैसे जितना हमको खराब लगता है ना ये कि रुपी डिप्रिशिएट कर दे, रुपी की वैल्यू खराब हो गई, कम हो गई, इतना भी इकोनॉमिक टर्म्स में इतना खराब नहीं है। एक्चुअली डिप्रिशिएटिंग ऑफ मनी, डिप्रिशिएटिंग ऑफ एनी करेंसी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है। मतलब एक्सपोर्ट आपके अच्छे रहते हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि आपका जो करेंसी था वो कम वैल्यू का हो गया। कल $1 का मतलब था 70 रुपीज, आज $1 का मतलब है 80 रुपीज, ठीक है? ये तो अच्छी अच्छी चीज है। पर इसका इम्पैक्ट बहुत देर में दिखता है, ठीक है? इसीलिए हल्ला मच जाता है कि अरे अरे रुपी डिप्रिशिएट हो गया। इसकी भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम बहुत आगे, अगर आप ग्रेजुएशन करोगे या फिर मास्टर्स करोगे इकोनॉमिक्स में, तो आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है? बट इट इज नॉट दैट बिग, मतलब इतना भी खराब चीज है जितना उसको मार्केट में फैलाया जाता है, ठीक है? करेंसी डिप्रिशिएट करने से एक्सपोर्ट्स जो आपके होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री में लोगों को क्या लग रहा है कि अब हम सस्ते में खरीद पा रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स। सस्ते में खरीद पाएंगे तो ज्यादा खरीदेंगे ना। सिंपल वही वाला टर्म्स है इसमें, ठीक है? यहाँ पे इंटरकनेक्शंस क्या है? सी हिस्टोरिकल इवेंट सारे इकोनॉमिक्स पे ही हुए हैं, ठीक है? किसी को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, कोई टैक्स ज्यादा ले रहा है, कोई ज्यादा पावरफुल हो गया, कोई कम पावरफुल हो गया, किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज पहुंच गए हैं और किसी के पास रिसोर्सेज कम पहुंच पा रहे हैं। स्केरिसिटी ऑफ रिसोर्स है, किसी की अनलिमिटेड वांट्स भी कंप्लीट हो पा रही है और किसी की बेसिक वांट्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रही, बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो वही क्रिएट करता है रिवोल्ट, वही क्रिएट करता है रिवोल्यूशन, और उसी से होती है सारी लड़ाइयाँ। आज की जो वॉर चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी यही है, इसी के लिए, पैसे के लिए तो लड़ रही है। कौन कितना अमीर बनना चाह रहा है, अमीर बनने की भूख नहीं खत्म हो रही, उसी वही सारा बेसिक है वॉर को लेके, ठीक है? तो और ब्रिटिश भी हमारे इंडिया में क्यों आए थे? इसीलिए आए थे ताकि बेटर बिजनेस हो सके, ताकि वो और अमीर हो जाए और रिच हो जाए और ग्रोथ उनकी कंट्री की हो जाए, ठीक है? फिर है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में बताया कि आपकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत मैटर करती है, कि आपका ट्रेड कितना अच्छा होगा और आपकी इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी हो पाएगी। प्लस इसमें हमको ये भी डिपेंड करता है कि हम अपने एरिया का कंपेरेटिव एडवांटेज ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। जैसे हमारी कंट्री में हम भी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स उतने अच्छे नहीं बन सकते, बनते हैं जितने और चाइना पे या फिर जापान में बन रहे हैं। पर हमारी कंट्री पे एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छा होता है, मैंगो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, टी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो हमेशा हमको अपने रीजन का कंपेरेटिवली जो बाकी लोग से एडवांटेज है ना, जो बाकी लोग के पास उतना एडवांटेज नहीं है, वो हमको यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में हेल्प करता है। जैसे असम में टी प्रोडक्शन का काम करना, ठीक है? या फिर कॉटन फार्मिंग करना ब्लैक सॉइल की वजह से महाराष्ट्र में, ठीक है? ताकि अब महाराष्ट्र में कोई और एक्टिविटी इतनी प्रॉम्प्टेड नहीं हो पाएगी शायद, लेकिन कॉटन अच्छे से वहां पे फार्म करा जा सकता है, वहां पे ग्रो हो सकता है, तो व्हाई नॉट यूज दैट एडवांटेज एंड क्रिएट ह्यूज रेवेन्यू फॉर द कंट्री, राइट? फिर है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। जो भी हम देखते हैं हर साल बजट आता है, ठीक है? पार्लियामेंट पे आता है, पर उसका बेसिक क्या है? इकोनॉमिक्स ही तो है कि हमारा इस साल रेवेन्यू कितना था, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, टैक्स रेट इस साल क्या रहने वाले हैं, कि इस साल 12% रहेगा या फिर इसका बेंचमार्क क्या रहेगा कि इतने तक जिनकी सैलरी होगी उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, इनका टैक्स इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा। सब्सिडीज कहाँ कहाँ प्रोवाइड करी जाएंगी? सब्सिडीज मतलब डिस्काउंटेड रेट सर्विसेज के या गुड्स के, ठीक है? और वेलफेयर स्कीम्स कैसे रन करेंगी? सबके लिए पैसा लगता है, हवा में कोई बात नहीं हो सकती। तो पैसे की बात सारी कहाँ से आ जाएगी? इकोनॉमिक्स से आ जाएगी। और पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज होती है वो बैक्ड होती है रिसोर्सेज से और टैक्सेस के रेवेन्यू से, ठीक है? फिर है इन्वायरमेंटल स्टडीज। सी इतना ज्यादा हम रिसोर्सेज के पीछे भागते रहे
कि रिसोर्स डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है? जो कि हम देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में, या फिर ओशंस की हालत में, ओशन एसिडिफिकेशन में, या फिर कोरल रीफ्स बिल्कुल डिप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है? इस साल हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। तो ये जो एक्सेसिव इस मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है? इसके लिए हमको इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने रिसोर्सेज को पाने के लिए अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट ही करते जा रहे हैं और आगे वाली जनरेशन उनका मुंह भी ना देख पाए। उसके लिए हमको इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके काम करना पड़ता है, करना चाहिए, ठीक है? अब रेलेवेंस, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिलेटेड होती है और कैसे काम करती है, ठीक है? हम सुनते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई सच में बढ़ती कैसे है, ठीक है? किस तरह से लोन्स महंगे होते हैं, किस तरह से लोन सस्ते होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का कैसे रिलेशन है, ठीक है? जैसे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, यानी कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ने से बिजनेस को तो फायदा ही होने वाला है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। पर बिजनेस को फायदा होने वाला है, लॉन्ग टर्म में तो सबका ही नुकसान है इन्फ्लेशन से, लेकिन शॉर्ट टर्म में लगता है बिजनेसेस को कि उनका फायदा होने वाला है। अब क्योंकि उनका फायदा होने वाला है, उन्हें लगता है कि ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए लोग ज्यादा चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा होने लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इन्फ्लेशन अगर स्टेडीली बढ़ रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, या फिर आराम आराम से बढ़ रहा है, बहुत मैसिवली नहीं बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि बिजनेस को क्या लगता है कि अब उनको ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए लोग ज्यादा हायर करने पड़ेंगे ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम धीमे धीमे कम होते हुए देखी गई है, ठीक है? हमेशा नहीं, पर मेजोरिटी केसेस में। इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि ग्रोथ तो हो, पर सबको इंक्लूड करा जाए उसके अंदर। ऐसा ना हो कि गरीब बेचारे गरीब ही रह गए, अभी भी उनको हॉस्पिटल्स में लाइन लगानी पड़ रही है, अभी भी उनको बेसिक एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ग्रोथ तो हो, पर इंक्लूसिव हो, यानी कि सबको इंक्लूड करके हमको आगे बढ़ना है। सबका साथ सबका विकास लेके हमको, जो आप सुनते हैं टाइटल, ये इसी से रिलेटेड है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन से, ठीक है? गरीबी हटाओ जो इंदिरा गांधी जी ने बहुत ज्यादा प्रमोट करा था, वो भी इसी से बैक था, ठीक है? मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ कि नेचुरल रिसोर्स को मैनेज नहीं करा, और उसका रिजल्ट हमको दिख ही रहा है, कितना बड़ा रिजल्ट है कि गर्मी बढ़ती जा रही है और सबके घर में एसी लगते जा रहा है, जिससे और गर्मी बढ़ती जा रही है। इसको पॉजिटिव लूप कहते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है? एनवायरनमेंट स्टडीज में इसको पॉजिटिव लूप कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ी थी, उससे दूसरी प्रॉब्लम फिर बढ़ गई, फिर और प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, एक लूप बनता जा रहा है पॉजिटिव, यानी कि क्योंकि बढ़ रहा है ना, इसलिए इसको पॉजिटिव कह रहे हैं। नथिंग इज पॉजिटिव है कि गर्मी बढ़ी तो एसी लगे, एसी लगे क्योंकि उसका एग्जॉस्ट होता है, तो उससे और गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ी, फिर और एसी लग गए, तो यही, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल इकोनॉमिक्स, ठीक है? किसी यूएस के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो स्टॉक मार्केट इंडिया का भी मतलब क्रैश होता है, ठीक है? किसी पर्टिकुलर कोने में कोई वॉर स्टार्ट होती है, तो हम देखते हैं हमारे म्यूचुअल फंड से हमारा स्टॉक मार्केट भी डिप्रिशिएट होने लग जाता है। तो ये क्या है? एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इसीलिए हमको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड ई-कॉमर्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कंटेम्परेरी रेलेवेंस, यानी कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स की वजह से, ई कॉमर्स एक्टिविटीज की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है? क्योंकि डिजिटल पेमेंट करते हुए थोड़ा दर्द कम होता है कि हम पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है? और इकोनॉमिक ग्रोथ इससे काफी आगे बढ़ रहा है। दिस इज अ फैक्ट, राइट? फिर है, अब तो हमने चारों डिसिप्लिन के बारे में पढ़ लिया, चारों सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है कि रेलेवेंस क्या है, जो कि पढ़ चुके हैं हम, पर फिर भी एक अलग से टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है, बुक तो अभी आई नहीं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? सोशल साइंस है, तो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, बेसिक सोसाइटी को समझने के लिए कि सोसाइटी में फैमिली एज इंस्टीट्यूशन कैसे काम करती है, या फिर पार्लियामेंट कैसे काम करती है, या फिर हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, बीट इकोनॉमिक बीट पॉलिटिकल्स, ठीक है? तो वो डिसीजन किस तरह से बैक्ड है, किस कंटेंट से बैक्ड है, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में, ठीक है? यानी कि सोशल स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप कैसे काम कर रहे हैं, स्कूल, कम्युनिटीज, फैमिलीज, एनजीओ कैसे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में, यानी कि सोसाइटी के बारे में, ठीक है? फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डेवलपमेंट होना, ठीक है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हमको समझ में आता है कि कुछ वैल्यूज हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं, कुछ वैल्यूज हमारे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके नहीं आ रहे हैं, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, सेकुलरिज्म। ये सिर्फ एक इंटरना सॉरी गवर्नमेंट लेवल की वैल्यूज नहीं है कि गवर्नमेंट को ही ऐसा करना चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन को इन कुछ वैल्यूज पे
काम करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वही इक्वालिटी ना, आप बहुत बच्चों की शिकायत होती है मैम मेरे स्कूल में पार्शियलिटी होती है, तो एक पार्शियलिटी इज व्हाट, इक्वालिटी का अपोजिट, राइट? जस्टिस सर्व्ड होना, लिबर्टी मिलना, लोग बच्चे अपने मन की बात आराम से कह पाए, डर रहे ना, और सेकुलरिज्म हो रहा है, यानी कि हर रिलीजन से इक्वली डिस्टेंस करना, और एक इंस्टीट्यूशन में खुद का कोई रिलीजन ना होना, वो खुद कोई, जैसे गवर्नमेंट जो हमारी है वो खुद कोई रिलीजन प्रमोट नहीं करती, ठीक है, पर किसी और रिलीजन में कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकती है, ठीक है। और डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट करना, कि आपकी क्लास में 10 तरह के बच्चे हैं, उसमें आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, कि सबका ओपिनियन डिफरेंट है, सबका रिलीजन डिफरेंट है, सबकी इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंस है, तो उसमें हमें कन्फ्लिक्ट की जगह सबको रिस्पेक्ट करते हुए सबको आगे लेके आना चाहिए, ठीक है। क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, जो आज हम देख रहे हैं ना, कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं लोग, ठीक है, या फिर कहीं भी गलत गाड़ी पार्क कर देते हैं, ठीक है, या फिर टैक्स टाइम पे नहीं भरते, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से जल्दी नहीं निभाते। ये क्या कर रहा है, ये सोशली तो हमको डिप्रिशिएट कर ही रहा है, प्लस ग्लोबली भी हमारी इमेज को बहुत खराब कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स है जो इंडिया में आते हैं और यहाँ के ब्लॉग बना के जब वहाँ जाते हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमारी इमेज डाउनग्रेड ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए सिटीजन रिस्पॉन्सिबल हो पाए, नॉट ओनली एज अ इंडियन सिटीजन बट एज अ ग्लोबल सिटीजन, ठीक है। तो वो बैक्ड है सोशल साइंस से। जो सोशल साइंस जितने ध्यान से पढ़ता है, उम्मीद होती है कि वो उतना ही अच्छा, उतना ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आगे लेके मतलब बनता है, और अपनी फैमिली को भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर है नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, अपनी डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारा रिलीजन तो ये है, हम तो बस सिर्फ वन पर्टिकुलर ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। वी आर वी आर अलाउड टू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल, राइट, एंड वी शुड सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि डाइवर्सिटी को एंजॉय करते करते हम अपने कल्चर को पीछे कर देते हैं, और बाकी वेस्ट के फेस्टिवल को कुछ ज्यादा ही एंजॉय करने लग जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को यूनिटी, पैट्रियोटिज्म और नेशनल प्राइड की फीलिंग्स हमेशा उनके अंदर इंटीग्रेट रहनी चाहिए, ताकि वो अच्छे सिटीजन और ग्लोबल सिटीजन बन पाए, जिस जो उनमें कैसे थे अपने स्कूल्स में आप सेलिब्रेट करते होंगे 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी, या फिर महात्मा गांधी जी का बर्थ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अंदर यूनिटी, पेट्रोटिज्म, नेशनल प्राइड को फीलिंग लेके आने के लिए, डेवलपमेंट के लिए ही ये सब सेलिब्रेशन करवाए जाते हैं, जो कि आजकल हम बस एक छुट्टी की तरह एंजॉय करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट्स इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सोशल साइंस के थ्रू हमारी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, हमारी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हेल्प इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, यानी कि वेग डिसीजंस लेने की बजाय कि आपका रेवेन्यू तो बहुत कम है पर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बिल्ड हो पाई है, ठीक है। सेविंग्स कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट जाके डिफरेंशिएट होगा, तो वो सब कुछ हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। द नाइन्थ पॉइंट इज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। सी, it is related to the geography part, but it is also a separate part of social science, in which we studied about how our activities and how our development and technology is affecting the basic environment, the basic ecological diversity or the biological balances, right? हमारे इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई, प्लांट रिसोर्सेज, इन्वेजिव स्पीशीज का, एलियन स्पीशीज का हमारे यहाँ आ जाना, इन सब से क्या होता है, इकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसका हम आज रिजल्ट देख ही रहे हैं अपने बढ़ते क्लाइमेट चेंज में, अपने बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग में, और भी बहुत सारे ऑयल स्पिलिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सभी क्या है, ये सभी हमको देख रहे हैं अपने रिजल्ट्स में। पर हम ऐसा आगे ना कर सके, या फिर कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट को और कंजर्वेशन को साथ में भी लेके चला जा सकता है, उसके लिए हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पढ़ते हैं, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सोशल साइंस। द लास्ट पॉइंट इज प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी कि अब उतनी बात नहीं रही कि हम अपनी थिंकिंग को बहुत नैरो डाउन कर दें, कि हमें सब अपनी लोकेलिटी से मतलब है, अपनी सिटी से मतलब है। सी, कोई भी क्राइम हो, कोई भी वॉर हो, टेररिज्म अटैक्स हो, ये सिर्फ एक वर्ल्ड कंट्री स्पेसिफिक या सिटी स्पेसिफिक नहीं रहते हैं। अगर ये किसी सिटी में हो रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि ये और भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऐसे सोच के चलना है कि हमारे वर्क से या हमारे डिसीजन से
एट अ ग्लोबल लेवल क्या चेंज होने वाला है, ठीक है। अपनी सोच को नैरो डाउन नहीं करना है और उसे और भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना है, ताकि हम अब समझ सके कि हम कल्चरली इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट, ठीक है। जो इंडिपेंडेंस वाला टर्म है ये बहुत ही वेग है, क्योंकि कुछ भी इंडिपेंडेंट है नहीं, एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट, राइट। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया है, इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस को पढ़ना, ठीक है। हर सब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, ठीक है। ये साइंस नहीं है कि यहाँ पे ग्रेविटी जैसे वर्क कर रही है वैसे ही किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में करेगी, या फिर यहाँ पे जितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, या फिर यहाँ पे जितनी वेलोसिटी चाहिए एक रॉकेट को यहाँ से बाहर वेलोसिटी सॉरी ग्रेविटी से अपने आप को फ्री करने के लिए उतनी हर जगह लगेगी, ये साइंस नहीं है। हर जगह फैक्चुअल चीजें नहीं चल सकती, हर जगह सब कुछ ऑब्जेक्टिवली नहीं चल सकता, ठीक है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, राइट। हर सोसाइटी में अलग अलग तरह से ये वर्क करता है, पर इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं और हमको इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे सब्जेक्ट पढ़ना है, इसी टॉपिक के बारे में बताया गया। सो द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडियाज हिस्टोरिकल लेगेसी, कल्चरल डाइवर्सिटी, constitutional values, social structure, and economic development shape the lives of its people, right? It helps learner understand इंडिया नॉट जस्ट जोग्राफिकल एंटिटी बट एज अ डायनेमिक सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी को बहुत साल पहले देखें और आज देखें, जो हम अपनी सोसाइटी में इतने मैसिव चेंजेस देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस देख रहे हैं, टॉलरेंस देख रहे हैं, ठीक है। वो सब कुछ एक तरह से जर्नी है, ठीक है। पहले हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस था, जो हमारी एंशंट सोसाइटी थी, लेकिन जो हमारी मिडिल सोसाइटी है, लेकिन जो बीच का टाइम है जिसमें हम देखते हैं बहुत इनटॉलरेंट बिहेवियर है लोगों का, लोग कंट्राडिक्शन के साथ रहना नहीं चाहते हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर कल्चरल लेगेसी एटलीस्ट, राइट। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट है की फीचर्स के इंडियन पर्सपेक्टिव में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। वी आर द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। बी इट एथनिसिटी, बी इट कल्चरल, बी इट रिलीजन वाइज और बी इट लैंग्वेज वाइज, आपको हर 20-25 किलोमीटर में एक नई लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन दिख जाएगा, है ना। मेन लैंग्वेज वही रहेगी पर मॉडिफाइड रहेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इन सबको कैसे एक साथ लेके डेवलपमेंट होना है, या फिर कैसे हमें अपनी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करनी है, उस सेलिब्रेशन को डिजास्टर में नहीं आने देना है, ठीक है। वो सब हम अपने इनर पर्सपेक्टिव यानी कि सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। कि हमें सारे रिलीजन को इक्वली सेलिब्रेट करना है, ठीक है। इक्वली हैप्पीनेस के साथ, इक्वली चेरिशमेंट के साथ उसको सेलिब्रेट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। डिस्पाइट स्पीकिंग डिफरेंट रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, पीपल डू सेलिब्रेट नेशनल हॉलीडेज या फिर नेशनल डेज, राइट, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे टुगेदर इन स्पाइट ऑफ देयर different religious basis and different cultural ethnicity, right? I'm sorry, I'm very sorry, my throat is very bad today. सेकेंड इज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हम सब कुछ बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में होता है, एटलीस्ट हमारे सामने तो हमको यही पता है कि डेमोक्रेसी में ही सब कुछ चल रहा है। वी डू इलेक्ट अवर लीडर्स फॉर आवर सेल्फ, है ना, कि हमें अल्टीमेट अथॉरिटी हमारे पास ही, ठीक है। तो इसमें भी हम ये पढ़ते सी, जब डेमोक्रेसी एज अ इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, ठीक है, तो एट अ ग्लोबल लेवल इस मूवमेंट को बहुत ही रेडिकल मूवमेंट बताया गया था, ठीक है। इवन हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ग्लोबल न्यूज़पेपर्स में तक उन्हें क्रिटिसाइज करा गया था इस मूव के लिए, कि ही विल पे द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग, है ना, कि इतना रेडिकल मूव ये लेकर आ रहे हैं डेमोक्रेसी का एक न्यू इंडिया में, एक नई कंट्री में, जो कि हो सकता है इनके लिए ही खराब साबित हो जाए। पर वी शुड सेलिब्रेट दिस थिंग, है ना, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हमारे लीडर्स इतने फॉरवर्ड लुकिंग थे कि उन्होंने ये बात जानते हुए कि हमारे इंडिया में लिटरेसी लेवल इतना अच्छा नहीं है, या फिर इतने डेवलपमेंटल आइडियाज अभी तक नहीं आए हैं, या फिर लोग अभी भी शायद बहुत बैकवर्ड है, तभी भी लोगों को राइट दिया अपने लीडर्स को चुनने का, ठीक है। और आज हम क्या कर रहे हैं, या इतने साल से हम क्या कर रहे हैं, वी डोंट यूज दिस राइट एज वेरी इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, राइट। हम कैसे भी किसी को भी वोट दे देते हैं बेसिस ऑफ एनीथिंग, है ना, उन्होंने डेवलपमेंट करा कि नहीं करा, उनकी पॉलिसीज क्या थी, हमें तो पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं है ना। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम बिलीव, सम अंडर वैल्यू सिस्टम, है ना, हम कहते थे कि हाँ हाँ ये ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं, इनको वोट दे देते हैं, क्यों कि इन्होंने कोई एक टेम्पल बनवा दिया, या फिर कोई हमारे एरिया में कुछ डेवलपमेंट हो गया, सी
हमें एज अ कंट्री लेवल सोचना पड़ेगा कि एज अ कंट्री लेवल क्या पॉलिसीज आई थी, देन वी शुड डिसाइड whom टू वोट, राइट, whom टू इलेक्ट, राइट। तो वो सब भी हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर इंडियन पर्सपेक्टिव के थ्रू पढ़ते हैं। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटीज, देखिए बहुत गवर्नमेंट ने कोशिश बहुत करी है कि सोशल जस्टिस जल्द से जल्द सर्व हो सके और इक्वालिटी हमेशा आ सके, है ना। पर कुछ लूप होल्स ऐसे हैं इंडिया में, या फिर मैं कहूँगी सिस्टम ही ऐसा है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि अभी भी जस्टिस को सर्व होने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड लेट जस्टिस सर्व इज राइट जस्टिस, राइट, मतलब कि बहुत लेट ही आपको न्याय मिल रहा है तो मतलब एक तरह से न्याय नहीं ही मिला आपको। और इक्वालिटी भी हम देखते हैं, ठीक है। पर हम हमेशा ये सब कुछ देखते हैं गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव में, अपने पर्सपेक्टिव में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो हम बिल्कुल नहीं करते, ना अपनी फैमिली को करते हैं। हाउ इक्वली वी ट्रीट पीपल, राइट, हम कितना इक्वली ट्रीट करते हैं लोगों को। अगर हमारे घर में हमारे टीचर आ जाए, या हमारे फादर को मैनेजर आ जाए, या उनका सीनियर आ जाए, हाउ वी ट्रीट देम and how we treat our mates, right, how we treat our helpers, there is a huge difference in that, right। हमें हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इक्वालिटी, हम सोशल साइंस के बच्चे हैं तो हमें इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ये जो प्रैक्टिसेस है ना कि अपने घर की मेड को अलग यूटेंसिल्स में उनको खाना के लिए देना, या चाय ऑफर करना, या उनको अपने साथ ना बैठने देना, ठीक है, उनको हमेशा अपने से नीचे समझना। सी दे आर वेरी गुड एट देयर जॉब, इवन दे आर helping you in your life, right। और their job is also very important, है ना, it's not a degraded job। हम उसको एज अ डिग्रेडेड जॉब देख रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। तो इंस्टेड ऑफ putting all the blames to the government and the system, we should try that we should serve justice to the people, right। हम किसी के साथ गलत ना होने दें, या फिर हम सबको इक्वली ही ट्रीट करें, ठीक है। तो ये सब कुछ सोशल साइंस के बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं वही ये सब अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। वरना हम लोग तो इतने वेग टर्म्स में जी रहे हैं कि हमें तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मल सा लगता है ना। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन्स और अदर डिसवांटेज ग्रुप्स के। अब बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे अपनी जगह पे सुना होगा दैट रिजर्वेशन सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड, राइट। इट शुड नॉट बी अबॉलिश्ड, आई एम टेलिंग यू व्हाई, ठीक है। अभी भी हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, instead of giving the reservation, instead of providing the help, they are not able to develop themselves, right। वो उतना डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हम कहीं ना कहीं अभी भी लैक कर रहे हैं। और अगर हमने रिजर्वेशन सिस्टम हटा दिया तो सिस्टम में ये लोग आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि नहीं रिजर्वेशन सिस्टम बिल्कुल हटा देना चाहिए। और अगर रिजर्वेशन सिस्टम इतना जल्दी है तो हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना। हम क्यों इतना सोचते हैं, फिर क्यों हम किसी की कास्ट के बारे में इतना सोचते हैं, है ना, या फिर किसी ट्राइबल के बारे में इतना सोचते हैं। ये हमें क्यों ऐसा लगता है कि हाउस होल्ड कोर्स तो सिर्फ वुमेन का ही काम है। अगर हम ही उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं that reservation should be abolished. So these two points are very contradictory, right? These two points are in contrast. ये दोनों लाइंस ऐसे नहीं जा सकती, ठीक है, अपोजिट में नहीं जा सकती, दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन हटवाना चाहते हैं या चाहते हैं कि हट जाए, देन वी शुड ट्रीट देम इक्वली, राइट। वी शुड नॉट फील दैट दे आर लेस इंपॉर्टेंट और दे आर लेस कैपेबल देन अस, राइट। और हमें उनकी और एडवांटेजेस के लिए आगे काम करते रहना चाहिए। अब है इंडिया का रिच कल्चर, ठीक है। आपको हर स्टेट में उसका क्लासिकल डांस, अलग म्यूजिक, है ना, अलग वहाँ का कल्चरल हैबिट्स, फूड हैबिट्स नहीं दिख जाएंगी। इसको एंजॉय करना, इसको और आगे बढ़ाना, ना कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से या कंज्यूमरिज्म की वजह से इसको पीछे छोड़ देना, ठीक है। ये कोई सही आइडिया नहीं रहेगा। सी एवरी कंट्री इन द ग्लोब प्रमोट्स देयर religion, right, या फिर promotes their culture at the global level। and what we Indians do, we are so influenced by the global religion or global influence that we just degrade the value of our culture। this is not right, right। we should be proud of our culture। आपको अगर अपने कल्चर से कोई प्रॉब्लम लग रही है कि अरे रे ये तो मेरे कल्चर में बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, हमारे कल्चर में वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं मिलते, या हमारे कल्चर में तो कुछ भी ऐसा हमको इक्वल राइट नहीं मिल रहा है, या हमें डिग्रेड करके रखा जा रहा है, या हमको उतना डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हम इस कल्चर के हैं। सी ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों ने इसको ऐसा बना दिया। किसी का भी कल्चर, किसी का रिलीजन भी
कहीं से भी कहीं तक कम नहीं है, ठीक है? एवरी रिलीजन इज़ इक्वल, ठीक है? हर रिलीजन के जो आप सोर्स देखेंगे, उसकी जो टीचिंग्स है वो सिमिलर ही है, ठीक है? गीता की लर्निंग्स या फिर बाइबल की लर्निंग्स आर मोर और लेस सिमिलर ओनली, राइट? पर हमने इतना उसको मॉडिफाई कर दिया और अपने टर्म्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन बैकवर्ड है और एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉरवर्ड है, पर ऐसा है कुछ नहीं। एवरी रिलीजन वर्क्स इक्वली, बट क्योंकि हम सोर्स को सही से नहीं पढ़ते हैं, सोर्स मटेरियल को सही से नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट रीड गीता, वी डोंट रीड बाइबल, राइट? वी जस्ट रिलाई ऑन इंस्टाग्राम रील्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सो व्हाट विल हैपन, राइट? हम हमारा कल्चर फिर ऐसे डिग्रेड होता रहेगा, ठीक है? तो वो हमको नहीं करना है। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज सच एज नालंदा यूनिवर्सिटी, क्लासिकल डांसेस, फोक ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और इकोनॉमिक्स एज अ पार्ट, बिजनेस एज अ ऑक्यूपेशन, हमको लगता है कि एक ग्लोबल इनोवेशन है, राइट? कि इंडिया में तो कौन ही बिजनेस करता है, सब जॉब्स के पीछे भागते हैं। नो, इट इज नॉट द राइट थिंग, है ना? इकोनॉमिक्स की शुरुआत बहुत पहले ही इंडिया में हो चुकी थी, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। उस समय तो ग्लोबल लेवल में कहीं इकोनॉमिक्स कोई बात भी नहीं थी कि कैसे इकोनॉमिक वर्क करती है, कैसे एक लीडर को रूल करना चाहिए, ठीक है? तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ही जो ये हिंदी ट्रांसलेशन है, ये इंडिया का बहुत पहले से ही पार्ट है। इवन एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, राइट? इक्वल राइट्स फॉर वुमेन्स, है ना? इक्वल राइट फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप, ये सब हमने मॉडिफाई कर करके इसको खराब कर दिया है। वैदिक पीरियड वाज वेरी गुड एंड वैदिक पीरियड वाज वेरी अहेड ऑफ आवर टाइम, राइट? उस समय आपने देखा होगा, जैसे आज हम देखते हैं कि वी आर नॉट अलाउड टू चूज अवर पार्टनर समटाइम, और वी आर नॉट अलाउड टू गो फार फ्रॉम अवर हाउस। पर ऐसा नहीं था पहले। अगर हम रामायण में देखें या महाभारत की स्क्रिप्चर्स देखें, तो उसमें हम क्या देखते हैं, दैट चिल्ड्रन आर यूज टू सेंट अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर देयर ट्रेनिंग पर्पसेस, राइट? वो किसी भी राजा के बेटे हो, उनको ट्रेनिंग पर्पस के लिए जंगल में रहना पड़ता था। वहां पे उनको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती थी, वहां पे उनको स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी पड़ती थी, अपनी फिजिकल वर्क करना पड़ता था, अपना लेबर करना पड़ता था, खाना खुद बनाना पड़ता था, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, राइट? एंड देन वी सी द फिनोमिनन ऑफ choosing a right partner for yourself, and that too it's a right for a woman, right? Women are bound to choose their life partner by themselves, by their choice, right? But we what we see today as the modified terms, right? कि हम उसको modify करके लेकर कैसे आ गए, डाउरी सिस्टम में लेकर आ गए, या फिर हमने वुमेन्स को इतना डाउनग्रेड कर दिया that they are not bound or they are not allowed to choose their partners or टेक गुड डिसीजंस फॉर देमसेल्फ, राइट? तो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट तो नहीं है और किसी भी कल्चर का पार्ट नहीं है। ये कुछ लोगों ने इसको ऐसा मॉडिफाई करा और उल्लू बनाया लोगों को कि लोग बनते रहे और लोग इसमें उलझते रहे, बस वाली बात है, ठीक है? फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, वही जो इकोनॉमिक पॉलिसी आपको मैंने समझाया कि पब्लिक पॉलिसीज कैसे हमारे वेलफेयर को सॉल्व करने वाली है, या फिर वेलफेयर को सर्टेनिटी के साथ लेकर आने वाली है, ठीक है? कौन सी पॉलिसीज हमारे लिए वेलफेयर लेकर आएंगी और कौन सी पॉलिसीज हमारे लिए डिजास्टर भी लेकर आ सकती है, वो सब भी हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आती है, कोई पॉलिसी लेकर आती है, इफ एनीवन डोंट हैव अ गुड बैकिंग ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड डोंट have the good knowledge of that this subject, they will not be able to understand that policy very well, right? एक पॉलिसी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में लेकर देखी जाती है। ये पॉलिसी आई है, अब ये पॉलिसी बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगी, एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगी, हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करने वाली है, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा होगा, जेंडर इनक्वालिटी में क्या होने वाला है। पर हम उतने स्टेक होल्डर्स देख ही नहीं पाते। हम सिर्फ अपने आप को एज अ होल्डर स्टेक होल्डर देखते कि हमको काम आ रही कि नहीं आ रही, हमें आ रही तो अच्छी है, नहीं आ रही तो फिर खराब है ना? तो वैसा नहीं होना चाहिए। एनीवन विथ हु हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट will be able to understand public policy in a way better manner than a normal human being living in a country, right? Sixth part, environmental sustainability. See, environmental sustainability is a part of our culture only, right? हम देखते हैं using earthen pots for water, for cold water, right? Or using degrade, using the plastic material for स्टोरिंग अवर किचन इंग्रेडिएंट्स, ये सब क्या, ये सस्टेनेबल चीजें ही है कि कोई घर में सामान आया, हमने उसका पैकेट फेंका नहीं, हमने उसको यूज कर लिया, राइट? हमने न्यूज़पेपर्स फेंके नहीं, हमने न्यूज़पेपर एज यूज कर लिए कहीं पे उनको साफ करने के लिए या कहीं उनको बिछाने के लिए, ठीक है? तो यही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है।
ये सब हमारे साथ पहले से हो रहा है, आज ये नए-नए टर्म्स आ गए, पर वी इंडियंस आर यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का ध्यान रखते हुए, वाटर कंजर्वेशन को ध्यान रखते हुए ऐसे ही चॉइसेस बनाने चाहिए जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही जाए, ठीक है? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वाटर in washing our cars, है ना? We should try to, just have a bucket of water and then wash it, right? तो ये छोटे छोटे चेंजेस भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर आ सकते हैं, और जो ये डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है इसको कम कर सकते हैं। द सेवेंथ पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया। सी, आई नो यू हैव वेरी ग्रजेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कि मैम जस्टिस सर्व नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है जस्टिस सर्व होने में, या फिर हमारा तो लॉ ही इतना अच्छा नहीं है। देखो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखने वाले लोग हैं, वो भी इलेक्टेड ही थे, वो भी ऐसे ही रैंडमली नहीं आए थे, ठीक है? उनको भी इलेक्शन के थ्रू ही लेकर आया गया था, ठीक है? तो इट वाज दैट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एंड इट टेक अ ह्यूज नंबर ऑफ डेज टू मेक दैट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस, ताकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन जो भी उस समय वर्ल्ड में अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनको पढ़ के हमारे लिए वो वैल्यूज लेकर आए थे। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम लाइज इन इट्स एप्लीकेशन, राइट? हम क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना समझ नहीं पाते, हमें तो पता ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, क्या हमारे साथ करना सही है, क्या हमारे साथ करना गलत है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उतने अच्छे से जस्टिस सर्व नहीं कर पा रहा है। पर वंस यू रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, you will realize that, the problem does is not lying with the constitution, it is lying with its application, right? तो बस यही वाली बात है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इतने रेवोल्यूशन के बाद डेवलप सोसाइटी में तब आए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जबकि लोग इतने लिटरेट नहीं थे या फिर डेवलप नहीं थे, तब भी ये आइडियाज को लेकर आया गया, ठीक है? वी द पीपल ऑफ इंडिया को लेकर आया गया कि वी ऑल आर इक्वल इन आईज ऑफ लॉ, ठीक है? रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है? ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। इट मीन्स कि लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं, बी इट अ प्रेसिडेंट, बी इट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लॉ के आगे दोनों सेम है, ठीक है? भले ही वो हमको होते हुए सही से नहीं दिखता, पर इट इज व्हाट इट इज, राइट? अब इस चैप्टर बस यही तक था ये चैप्टर, है ना? 7 पॉइंट्स आर ग्रेट इनफ, बट जब भी इसकी टेक्स्ट बुक आएगी आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर दैट एज वेल। और आप इसका कंक्लूजन, इस चैप्टर का कंक्लूजन ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे हमारे महान लीडर के थ्रू, बी आर अम्बेडकर जी के थ्रू, that the end product of the study of history, sociology, economics, political science and geography should be a good citizen, right? कि हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? साइंस का ऑब्जेक्टिव है कि आपको इंटेलिजेंट बनाना, कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव है आपको एक अच्छा कोडर बनाना या अच्छा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना, ठीक है? वैसे ही जो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है, वो है आपको एक अच्छा सिटीजन बनाना, बी इट योर स्टेट सिटीजन और बी इट योर एज अ ग्लोबल सिटीजन, राइट? एक अच्छा सिटीजन ही की है डेवलपमेंट के लिए और आगे सस्टेनेबिलिटीज के लिए, ठीक है? और ये पता नहीं क्यों ऐसे सोसाइटी में ये टर्म बहुत सालों से, जब से मैं छोटी हूँ, तब से मैं ये सुन रही हूँ, that we think that people who are studying science are way ahead of us, है ना? या फिर उन लोगों से जो लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, और वो बच्चे ह्यूमैनिटीज ले भी लेते हैं जो उनको लगता है कि मैं मुझको साइंस बहुत टफ लगता है। सी बच्चों, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। ये एक प्रोपागेंडा है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रन करता है। वर्ल्ड में तो नहीं, इंडिया में तो एटलीस्ट रन करता है, वर्ल्ड लेवल पे तो ये रन नहीं करता। इसीलिए हम देखते हैं कि हर कंट्री में तो ये सिविक सेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि उन कंट्रीज के लोगों ने इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए सिविक सेंस अच्छा है, ठीक है? कि अगर हम ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमें गवर्नमेंट के सारे मूव समझ में आने लग जाएंगे। कोई भी रिलीजियस लीडर हमको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है? आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी आपके साथ गलत नहीं कर पाएगी। पर अगर आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, देन यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट? कि ये इनइक्वालिटी क्यों हो रही है, या फिर ये हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं किसी के साथ। तो ऐसा ना हो सके, इसीलिए ये बना दिया है कि जो बच्चे साइंस पढ़ते दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एंड जो बच्चे ह्यूमैनिटीज पढ़ते वो तो बड़े बेकार से हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। टेक ह्यूमैनिटीज ओनली इफ यू रियली वांट टू स्टडी अबाउट इट, राइट? इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलिजेंस लेवल। Both subject have their own requirement, have their own subjective areas, so choose wisely, ठीक है? पर 10 तक तो पढ़नी ही है, तो हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, बाय।